द क्रॉनिकल्स ऑफ द नार्निया, बुक 5, द वॉयज ऑफ द डॉन ट्रेडर, चैप्टर 3, द लोन आइलैंड्स। समुद्र पर नजर रख रहा लड़का चिल्लाता है कि जमीन दिख रही है। लूसी दौड़ी दौड़ी आती है और कैस्पियन, ड्रेनियन और एडमंड को वहीं खड़ा पाती है। वो लोग फेलिमथ और डून नाम के लोन आइलैंड्स के पास पहुंच गए थे। उन टापुओं को देखकर लूसी अपने हाथों को आपस में पीटती है और खुशी जताती है और एडमंड से पूछती है कि क्या उसे याद है कि उन्होंने आखिरी बार इन्हें कब देखा था। कैस्पियन कहता है कि मुझे ये बात तो आज तक समझ नहीं आई कि ये इतनी दूर के ये टापू नार्निया के हिस्से क्यों और कैसे हैं। क्या उच्च राजा पीटर ने इन्हें जीता था? नहीं, ये हमारे नार्निया आने से पहले से ही नार्निया के हिस्से थे, व्हाइट विच के जमाने से, एडमंड ने बताया। क्या जहाज यहाँ रोकना है? ड्रेनियन ने पूछा। फेलिमथ पर रुकने का तो कोई फायदा नहीं होगा, हमारे समय में वहाँ कोई नहीं रहता था और देखने से लग रहा है कि अभी भी उसका हाल कुछ ऐसा ही है। ज्यादातर लोग तो डून पर रहते हैं और कुछ आवरा पर। वो तीसरा टापू है जो अभी नहीं दिखेगा, एडमंड कहता है। लूसी कहती है कि उदासी की बात है कि हम फेलिमथ पर नहीं जा रहे। फेलिमथ एक बहुत ही खाली जगह है और वहाँ चलने से बहुत सुकून मिलता है। कैस्पियन सुझाव देता है कि हम ये कर सकते हैं कि एक छोटी नाव से फेलिमथ तक हो आएं। मुझे भी अपनी टांगे थोड़ी सीधी करनी है। यूस्टस से जब पूछा जाता है कि क्या वो फेलिमथ तक चलेगा तो वो एकदम मान जाता है और कहता है कि इस घटिया जहाज से जमीन 1000 गुना बेहतर होगी। ड्रेनियन पूछता है, घटिया जहाज? यूस्टस कहता है कि जिस सभ्य जगह से मैं आता हूँ वहाँ के जहाज इतने बड़े होते हैं कि उन पर सवार कर रहे लोगों को महसूस ही नहीं होता कि वो एक जहाज पर हैं। फेलिमथ पर जाने का तय होने के बाद कैस्पियन, दोनों पेवेंसीज, रिपीचिप और यूस्टस नाव में बैठ के फेलिमथ की तरफ निकल पड़ते हैं। फेलिमथ की रेत पर चल के और ताजी घास और जमीन की खुशबू सूंघ के लूसी तो खुशी से भरी हुई थी। वो सब उस टापू के थोड़े ऊंचे हिस्से पर चढ़े जहां से उन्हें डॉन ट्रेडर एक कीड़े जितना छोटा दिख रहा था और डून टापू का शहर नैरो हेवन भी दिख रहा था। ये लोग कौन है? एडमंड ने वहीं पास में खड़े 6 लोगों को देखकर पूछा। कैस्पियन ने उन सबसे कहा कि इन्हें ना बताया जाए कि वो नार्निया का राजा है। रेपिचिप के पूछने पर कैस्पियन ने बताया कि नार्निया से इन टापुओं का कई सालों से कोई संपर्क नहीं हुआ है। हो सकता है कि ये अब अपने आप को नार्निया का हिस्सा ना मानते हों और अगर मुझे इन्हें दोबारा जीतना ही है तो मैं एक बड़ी सेना के साथ आना ज्यादा पसंद करूंगा, पर हमारे पास हमारी तलवारें हैं, रेपिचिप कहता है। हाँ वो तो हैं, पर फिर भी नहीं बताना। कैस्पियन उन लोगों के पास जाता है और वो उसे सुप्रभात कहते हैं। कैस्पियन पूछता है कि क्या इन टापुओं का अभी भी कोई गवर्नर है? वो लोग बताते हैं कि हाँ है, एक गवर्नर है, उसका नाम गम्पस है, पर वो नैरो हेवन में रहता है। पर उनके पास जाने से पहले आप सबको हमारे साथ जाम पीने होंगे। उन जामों को पीने के लिए वो 6 लोग बैठ तो गए, पर उनमें से एक ने भी उन कपों को अपने होठों से नहीं लगाया और उनके गिरोह के सरदार के इशारा करते ही उन्होंने कैस्पियन, एडमंड, यूस्टस, लूसी और रिपीचिप को बंदी बना लिया और उनके हाथ पैर बांध दिए। वो 6 लोग ये बातें करने लगे कि कैसे उन सबको साथ में बेच के उन्हें कितने सारे पैसे मिलेंगे। रिपीचिप को अपने हाथों में दबोचते हुए एक कहता है कि 200 क्रेसेंट से कम लेना तो बनता ही नहीं है इस चीज का। क्रेसेंट्स जो कि कैलोमेन की मुद्रा है वही इन आइलैंड्स पर भी चलती है और एक क्रेसेंट की कीमत 1/3 पाउंड के बराबर होती है। लूसी पूछती है कि वो सब उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। वो उचक के बताते हैं कि वो लोग उन्हें नैरो हेवन लेकर जा रहे हैं ताकि कल लगने वाले बाजार में उन्हें बेच सकें। यूस्टस उन लोगों से पूछता है कि क्या वहाँ ब्रिटिश काउंसिल है। उन उचक्कों का सरदार पूछता है कि वो क्या होता है और जितनी देर में वो समझा पाता कि वो क्या होता है उतनी देर में वो सरदार गुस्सा हो जाता है और उसे चुप होने को बोलकर उन चारों को साथ में बंधवा देता है और ले जाता है। चारों इंसानों को तो एक साथ बांध दिया गया होता है और रिपीचिप को उठाकर ले जाया जाता है। रिपीचिप बहुत देर तक बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, पर जैसे वो सांस लेने के लिए चुप होता है तो वो उचक्के उसे कहने लगते हैं कि क्या हुआ, चुप क्यों हो गए, चालू रखो। और थोड़ी देर बाद परेशान होकर रिपीचिप को चुप होना ही पड़ता है। उस टापू के बीच पर पहुंचकर डून की तरफ देखने पर उन्हें एक गांव दिखता है, एक लंबी नाव दिखती है और एक बद्दा सा जहाज भी दिखता है। उन घरों में से एक घर में से एक दड़ियल आदमी निकल के आता है और कहता है कि पग, तुम फिर से कुछ लोगों को पकड़ लाए। वो दड़ियल कैस्पियन की तरफ इशारा करके पूछता है कि इसके कितने लोग हैं। उन चक्कों में से वो आदमी जिसका नाम पग था वो कहता है कि लॉर्ड, आपको सबसे अच्छा गुलाम ही पसंद आता है। जिसके बाद वो बातें बनाने लगता है कि कैसे उसे कैस्पियन से
से लगाव हो चुका है, जिसे सुनकर वो दड़ियल लॉर्ड कहता है कि हाँ हाँ पता है कि कितना लगाव है तुम्हें इससे, सिर्फ ये बताओ कि कितने लोग हैं इसके। पग कहता है कि अगर कोई और होता तो 300 क्रेसेंट से नीचे कुछ ना लेता, पर अपने लॉर्ड के लिए सिर्फ 150 क्रेसेंट्स का दाम है। ये सुन के लूसी चिल्ला पड़ती है कि कम से कम हमें अलग तो मत करो। साथ में वो ये भी बताने वाली होती है कि वो लोग कौन है, पर कैस्पियन इशारा करता है ना बताने को, इसीलिए वो चुप हो जाती है। वो दड़ियल लॉर्ड कहता है कि माफ करना बच्ची, पर मैं तुम सबको एक साथ नहीं खरीद सकता। जिसके बाद वो पग को कैस्पियन को खोल के उसे दे देने को कहता है और पग ऐसा ही करता है। ये देख के लूसी रोने लगती है और एडमंड कोई रिएक्शन नहीं देता। कैस्पियन लूसी को रोता देख पीछे मुड़कर कहता है कि चिंता मत करो, अंत में सब बढ़िया होगा। और पग लूसी को कहता है कि वो रो रो के अपना चेहरा ना खराब करे और कल के बाजार में अगर वो एक अच्छी बच्ची बन के रही तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सब के बाद वो उचक के बाकी सबको एक जहाज में ले जाते हैं। उस जहाज के अंदर एक अंधेरी जगह में, जो कि ज्यादा साफ सुथरी नहीं होती, और वहाँ कई गैल्मियन और टेरेबिंथियन लोग भी होते हैं जिन्हें भी उन्हीं की तरह गुलाम बना लिया गया है। उन तीनों को वहाँ ऐसा कोई नहीं मिला जिसे वो जानते हों, और यूस्टस को चुप कराने के बाद वो लोग वहाँ बैठे बैठे ये सोचने लगते हैं कि कैस्पियन क्या कर रहा होगा। अब लूसी और एडमंड के मुकाबले कैस्पियन थोड़ा बेहतर समय बिता रहा था। वो दड़ियल लॉर्ड उसके हाथ पैर खोल के उसे 2 घरों के बीच से होते हुए खुली जगह में ले जाता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा। वैसे भी मैंने तुम्हें तुम्हारी शक्ल के लिए खरीदा है। तुम्हारी शक्ल किसी की याद दिलाती है। कैस्पियन पूछता है कि किसकी याद दिलाती है। वो लॉर्ड बोलता है कि नार्निया के राजा कैस्पियन द 9th की। और एक ही पल में कैस्पियन कहता है कि मैं तुम्हारा दाता हूँ, तुम्हारा राजा हूँ, मैं ही नार्निया का राजा कैस्पियन द 10th हूँ। वो लॉर्ड कहता है कि मैं कैसे मान लूं, जिस पर कैस्पियन कहता है कि पहला तो मेरी शक्ल जो मेरे पिता से मिलती है, दूसरा तो ये कि मैं 6 तुक्कों में ही तुम्हारा नाम बता सकता हूँ। तुम उन 7 लॉर्ड्स में से एक हो जिन्हें मिराज ने यहाँ भेजा था। कैस्पियन सारे लॉर्ड्स का नाम लेता है और वो लॉर्ड बर्न थे। लॉर्ड बर्न अपने घुटनों पर बैठ के कैस्पियन के हाथ चूमते हैं। कैस्पियन कहता है कि हमें इन टापुओं की स्थिति के बारे में बात करनी है, पर पहले आप ये बताइए कि आपकी क्या कहानी है। लॉर्ड बर्न कहते हैं कि कहानी तो बहुत सीधी है। मैं अपने 6 साथियों के साथ जब यहाँ आया तो मुझे एक लड़की से प्यार हो गया और उस दिन से आज तक मैं यहीं रह रहा हूँ उसके साथ। कैस्पियन पूछता है कि और ये गवर्नर, ये गम्पस कैसा इंसान है, क्या वो इन टापुओं पर नार्निया का हक मानता है? लॉर्ड बर्न कहते हैं कि मानता तो है, पर सिर्फ शब्दों में। कहने को यहाँ सब कुछ नार्निया के राजा के नाम पर होता है, पर अगर नार्निया के राजा उसके सामने अकेले और निहत्थे आ गए तो उनकी जान खतरे में आ जाएगी। कैस्पियन बताता है कि उसका जहाज समुद्र में है और उस पे 30 सैनिक भी हैं। वो पूछता है कि क्या हमें पग पर हमला कर अपने साथियों को छुड़वा लेना चाहिए? लॉर्ड बर्न कहते हैं कि मेरे हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पग के जहाज पर हमला होगा तो 2 से 3 जहाज उसकी मदद को नैरो हेवन से निकल पड़ेंगे। महाराज, आपको चालाकी से काम लेना होगा। आपके पास जितना बल है उससे कहीं ज्यादा दिखाना होगा। गम्पस का दिल एक मुर्गे जितना है, उसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसके बाद कैस्पियन और लॉर्ड बर्न थोड़ा सा वेस्ट की तरफ चल के उस टापू के बीच पर पहुंच जाते हैं जहां कैस्पियन एक भोंपू बजाता है। वो सूजन का जादुई भोंपू नहीं था, उसे तो कैस्पियन ट्रम्किन के पास छोड़ के आया था मुश्किल हालातों के लिए। वो भोंपू जो उसने बजाया वो तो बस एक शाही सिग्नल था जो कि ड्रेनियन के लिए था, और उसे फूंकते ही कैप्टन ड्रेनियन समझ जाते हैं और कैस्पियन और लॉर्ड बर्न को लेने आ जाते हैं। जहाज पर पहुंच के लॉर्ड बर्न कैप्टन ड्रेनियन को कहते हैं कि उन्हें अपने सारे सैनिकों को डेक पर खड़ा कर देना चाहिए, नार्निया का झंडा लहरा देना चाहिए और जहाज को आवरा की तरफ घुमा लेना चाहिए जहां पर मेरी जमीनें हैं, और जहाजों के लिए एक सिग्नल भी लगा देना चाहिए। कैप्टन ड्रेनियन पूछते हैं कि कौन से जहाज, कैसा सिग्नल? और लॉर्ड बर्न बताते हैं कि वो जहाज जिनमें सैनिक भरे हुए हैं, जो हमारे पास नहीं है। जहाज तो हमारे पास नहीं है, पर उस सिग्नल से गम्पस को ये नहीं पता चलेगा कि हमारे पास जहाज नहीं है। ये सारी चीजें करने के बाद जहाज को आवरा की तरफ घुमा लिया जाता है जहां लॉर्ड बर्न की जमीनें समुद्र किनारे होती हैं और जिसके पास उनके लोग काम कर रहे होते हैं। उस जगह उतर के लॉर्ड बर्न उनकी बीवी, उनकी बच्ची, उनके लोग और डॉन ट्रेडर के सारे लोग जम के दावत करते हैं। हालांकि कैस्पियन उस शाम का लुत्फ नहीं उठा पाता क्योंकि उसके दोस्त तो अभी भी पक्के जहाज पर गुलामों की तरह कैद थे। दावत के बाद लॉर्ड बर्न डून पर एक आदमी के द्वारा किसी चीज की तैयारी करने के लिए एक संदेशा भिजवा देते हैं, और वो संदेशा किस चीज की तैयारी के लिए है ये तो हमें अगले चैप्टर में ही जानने को मिलेगा। चैप्टर 4 व्हाट कैस्पियन डिड देयर।
चैप्टर 3 द लोन आइलैंड्स। ये था चैप्टर 2 ऑफ द वॉयज ऑफ द डॉन ट्रेडर। अगर ये चैप्टर की कहानी पसंद आई, इस बुक की कहानी आपको अभी तक पसंद आ रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर इस बुक को खुद पढ़ें, क्योंकि एक्चुअली में ये C.S. लुईस की जो सीरीज है नार्निया की बहुत ही शॉर्ट रीड है, इजी टू अंडरस्टैंड है और मजेदार किताबें हैं इसके अंदर। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे Amazon के लिंक से इन किताबों को खरीदते हैं तो मुझे बड़ी हेल्प होगी और आपको आपकी बढ़िया किताबें मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।